हेलो बच्चों, आशा है आप लोग समय की कीमत को जानते हुए आप इस ऑनलाइन क्लास का लाभ उठा रहे होंगे। तो बच्चों, मैं हिंदी की शिक्षिका रीना आप सबों का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली 2 क्लास में हम लोगों ने लेखिका महादेवी वर्मा जी से परिचित हुए, पाठ का सार और उद्देश्य को पढ़ा। आज हम लोग संचयन पाठ एक गिल्लू की कहानी पढ़ेंगे, जो आपकी पाठ पुस्तिका में गिल्लू कहानी दी हुई है। वो कहानी मैं दिखा भी रही हूँ और आप लोगों को समझा भी रही हूँ। आप भी इस कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, कहानी में जो कठिन शब्द आए हैं उनका भी अर्थ दिया हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ में बच्चों यही बताया गया है कि यदि स्नेह और सहयोग की भावना से हम मानवीयता दिखाते हुए इस प्रकृति में रहे तो बहुत ही अच्छा वातावरण बनेगा। यह बहुत ही अच्छा संदेश है। लेखिका महादेवी वर्मा जी अपने रेखा चित्र के माध्यम से बहुत ही अच्छा संदेश दे रही हैं। इस कहानी को हम लोग वाचन विधि द्वारा पढ़ते हैं। गिल्लू महादेवी वर्मा द्वारा लिखित मेरा परिवार में से चयनित गिल्लू एक संस्मरणात्मक गद्य रचना है। इस रचना के माध्यम से पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, उनके संरक्षण की भावना उत्पन्न करने के साथ साथ उनकी गतिविधियों का सूक्ष्म अवलोकन और उनसे सद्व्यवहार करने की प्रेरणा मिलती है। इस पाठ द्वारा पशु पक्षियों को स्वच्छंद और मुक्त रख उनके स्वाभाविक विकास की भावना को भी प्रोत्साहित किया गया है। बच्चों, गिल्लू कहानी आरंभ होती है। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। उसे देखकर अनायास ही उस छोटे से जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। बच्चों, सोनजूही का मतलब होता है एक प्रकार का फूल जो दिखने में पीला होता है। अनायास यानी कि अचानक ही, सघन यानी घना, हरितिमा हरियाली, लघु प्राण, लघु मतलब छोटा, प्राण मतलब जीव, यानी लघु प्राण यानी छोटा जीव। लेखिका कहती हैं कि जब मैं सोनजूही के फूलों को यानी देखने या तोड़ने जाती थी तो अचानक ही उस छोटे से जीव, वह छोटा सा जीव मेरे कांधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे वह समय था जब मुझे उस कली की खोज थी, यानी कि वो सोनजूही के फूलों को तोड़ने जाती थी। लेकिन आज लेखिका को उस लघु प्राण की खोज है, यानी उस छोटे से जीव की खोज है जो अब इस दुनिया में नहीं है बच्चों। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभुशुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। लेखिका कह रही हैं कि एक दिन मैं जब अपने बरामदे से बाहर देखा तो देखा कि 2 गमलों के बीच एक छोटा सा नन्हा सा जीव बेसुध सा पड़ा हुआ है और वहीं बगल में 2 कौवे अपने चोंचों से प्रहार कर रहे हैं। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं और न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। अवतीर्ण मतलब प्रकट होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश मतलब कटु, वैसा शब्द जो कानों को अच्छा न लगे, सुनने में अच्छा न लगे, स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं। लेखिका कहती हैं कि पितरपक्ष में न मयूर, न हंस, न गरुड़ आता है, बल्कि यही कौवे भी पितरपक्ष में आते हैं और हमारे पूर्वजों का संदेश देते हैं। इतना ही नहीं,
किसी के आने का संदेश भी यही कौवे देते हैं। और कभी कभी इनके काँव काँव करने को और मानना यानी कि इनके काँव काँव करने को लोग अच्छा भी नहीं मानते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। अचानक लेखिका की दृष्टि एक छोटे से जीव पर रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। यानी लेखिका कहती है कि मेरी दृष्टि एक छोटे से जीव पर जाकर रुक गई, और जो कि अपने घोंसले से गिर कर घायल हो गया है, और वहीं पर बैठे कौवे उसे अपना आहार बनाने की सोच रहे हैं। काकद्वय के चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। निश्चेष्ट यानी बिना किसी हरकत के। काकद्वय यानी 2 कौवे जो थे उसे अपना आहार बनाने की सोच रहे थे, और वो प्रहार करने ही जा रहे थे कि लेखिका वहां आ जाती है। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता है, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। सब लोगों ने लेखिका से कहा कि इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि कौवे के प्रहार के बाद यह बच नहीं सकता है। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पूछकर घावों को पेंसिलिन का मरहम लगाया। बच्चों, लेखिका का मन नहीं मानता है। वो उसे उठाकर अपने कमरे में लाती है, उस छोटे से जीव के घावों को पोंछती है रुई से, और उस पर मलहम भी लगाती है। रुई की पतली बत्ती से दूध भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका। यानी बच्चों, उस लेखिका क्या करती है, रुई का पतली बाती बनाकर उसे दूध में भिगोकर उसके नन्हे से मुंह में डालती है, पर मुंह खुल नहीं पाता है और दूध के बूंद दोनों ओर लुढ़क जाते हैं। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। लेखिका कहती है, तीसरे दिन वो अच्छा हो गया और अपने छोटे छोटे पंजों से मेरी उंगलियों को पकड़कर अपने नीले कांच की मोतियों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। विस्मित मतलब आश्चर्यचकित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया, और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। बच्चों, पहले एक वो नन्हा सा जीव था, यानी गिलहरी था, जो कि जातिवाचक संज्ञा है। अब लेखिका जब उसका नाम गिल्लू रख देती हैं, तो वो व्यक्तिवाचक का रूप ले लेता है। आप समझ रहे होंगे, जब आप संज्ञा पढ़े होंगे तो आप जातिवाचक और व्यक्तिवाचक समझ गए होंगे। गिलहरी बच्चों जातिवाचक संज्ञा है, और जब उसी गिलहरी का नाम गिल्लू रखा गया तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। लेखिका कहती है कि जब मैं कुछ लिखने बैठती थी तो वो छोटा सा जीव गिल्लू यह सोचता था कि लेखिका हमारी ओर ध्यान दे। इसके लिए वो तरह तरह का उपाय भी किया करता था। वह मेरे पैर तक आकर सिर से
पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक कि मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। यानी वो लेखिका का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने के लिए वो पर्दे के चूनट में छिपकर ऊपर नीचे करता रहता और वह तब तक ऐसा करता था जब तक लेखिका उसे उठकर पुचकारती या दुलारती नहीं थी। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दो पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। यानी कहने का मतलब कि बस वो जब लेखिका उसे लिफाफे में रख देती तो ऊपर के दो पंजे और सिर लिफाफे के ऊपर रहता था, बाकी भाग यानी कि भीतर का भाग उस लिफाफे के अंदर रहता था। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता था। जब लेखिका उसे लिफाफे में डाल देती तो वैसे ही वह घंटों लेखिका के कार्यकलापों को देखा करता था। भूख लगने पर चिक 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 करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। बच्चों, जब उस छोटे से जीव गिल्लू को भूख लगती थी तब वह क्या करता कि शोर मचाने लगता, चिक चिक आवाज करने लगता। लेखिका समझ जाती थी और उसे उसका मनपसंद काजू और बिस्कुट देती थी और वह अपने आगे के दो पंजों से पकड़कर उसे कुतर कुतर कर खाया करता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। बच्चों, लेखिका कहती है कि जब बसंत का मौसम आया, चारों ओर प्रकृति खिल गई, रंग बिरंगे फूल खिलने लगे। उस समय बहुत सी गिलहरियां आकर गिल्लू के घर के आगे, यानी कि जो लेखिका जो गिल्लू के रहने का आवास यानी घर बनाई थी, उस घर के बाहर आकर वह चिक-चिक करने लगा। बाकी गिलहरियां भी चिक-चिक करने लगा। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। गिल्लू उन गिलहरियों की आवाज सुनकर बहुत प्रेम से अपने जालीदार घरों से झांका करता था। उस समय लेखिका कहती है कि उस गिल्लू को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वह भी उन सारी गिलहरियों के साथ खेलना चाहता हो। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। और जब लेखिका क्या कहती है, इस जालीदार घर के एक कोने की कील को हटाकर एक छोटा सा होल कर देती है, छेद कर देती है, जिसमें कि गिल्लू आसानी से जाकर वापस लौट सके। और जब गिल्लू बाहर जाकर खेलता है तो लेखिका को ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत ही अच्छा काम की है उसे आज़ाद कर। और गिल्लू को भी ऐसा एहसास होता है कि जैसे वह सचमुच आज़ाद है, मुक्ति की सांस ले रहा है। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। लेखिका कहती हैं कि उन दिनों उनके घर में कुत्ते बिल्लियां भी पलते थे, तो उन सब से इस छोटे से जीव को बचाना भी एक कठिन समस्या थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर तक और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। बच्चों, जब लेखिका बाहर जाती कुछ अपने जरूरी कामों से, तो गिल्लू भी बाहर जाकर खेलता। जैसे ही लेखिका वापस आती
वह भी अपने जालीदार घर में वापस आ जाता और लेखिका के सिर से पैर तक, पैर से सिर तक दौड़ लगाता। मानो ऐसा लगता जैसे वो बहुत देर बाद मिलने के कारण वह उन्हें दुलार रहा हो, पुचकार रहा हो। बच्चों, आप देख रहे हैं कि किस तरह से लेखिका के साथ ही यह गिल्लू खाना खाया, यानी कि लेखिका के साथ ही बैठकर वह खाना खाया करता था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। लेखिका कहती हैं कि मेरे कमरे के बाहर जाने पर, मतलब जैसे ही लेखिका घर के बाहर जाती थी, गिल्लू भी खिड़की की जाली से बाहर चला जाता और ऐसा लगता जैसे वह सारे गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर कभी इस डाल से कभी उस डाल पर फुदकता। और जैसे ही 4 बजते लेखिका के आने का समय होता, गिल्लू भी वापस अपने झूले में आकर झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। लेखिका कहती हैं कि न जाने उसके मन में कब मुझे डराने या चौंकाने का यह भाव उत्पन्न हो गया। इसलिए वो क्या करता, कभी मेरे फूलदानों के फूलों में छुप जाता, कभी पर्दों की चुन्नट में छिप जाता, कभी सोन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। बच्चों, लेखिका कहती हैं कि लेखिका के पास बहुत से जीव थे, पर उसमें से किसी ने लेखिका के साथ खाना नहीं खाया था। पर जो गिल्लू है, यह छोटे से जीव, वह जब भी खाता लेखिका के साथ ही खाना खाया करता था। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठाना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले के नीचे फेंक देता था। लेखिका कहती है, पहले तो वो थाली में ही बैठकर खाने लगा, लेकिन लेखिका के सिखाए जाने पर वो थाली के बाहर बड़े ही प्रेम से एक एक चावल के दानों को उठाकर खाना सीख लिया। जैसा लेखिका बता रही हैं कि गिल्लू का प्रिय भोजन काजू था। लेखिका कहती है कि जब उसे काजू अगर 2-3 दिन उसे नहीं मिल पाता था, तो किसी और चीज को वह बड़े प्रेम से नहीं खाता था और साथ ही वह अपने झूले से उसे नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। जब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की, तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपने प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। बच्चों, इसी बीच एक दुर्घटना में लेखिका को चोट लग जाती है और इस कारण उन्हें अस्पताल में रहना पड़ता है। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखता तो तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। लेखिका को जब चोट लग जाती है और उन्हें जब अस्पताल में रहना पड़ता है, तब गिल्लू को अगर कुछ भी आहट होता तो वह दौड़कर दरवाजे पर जाता और जब वहां लेखिका नहीं होती तो बहुत ही उदास स्थिति में वह अपने जालीदार घर में लौट आता। यानी ऐसा लगता मानो हर पल वह छोटा सा जीव लेखिका को याद कर उनकी प्रतीक्षा कर रहा हो।
गिल्लू की आंखें तरस गई थी लेखिका को देखने के लिए। परंतु जब अस्पताल से लेखिका वापस आती हैं तो देखती हैं कि उसके पिंजरे में काजू भरा पड़ा है। तब लेखिका को ऐसा लगता है कि मानो उसके जाने के बाद से वह खाना ही अपने मनपसंद खाद्य को यानी कि मनपसंद काजू को खाना ही छोड़ दिया हो। मेरी अवस्था में वह तकिए पर सिराहने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। लेखिक परिचारिका यानी कि जो देखभाल करती है बच्चों। लेखिका कहती हैं कि जब वह अस्पताल से बाहर आई यानी अस्पताल से घर लौटकर आती हैं तो कुछ अस्वस्थ होती हैं। वैसी स्थिति में वह कुछ आराम करती हैं। जब वह अपने सिर को तकिए पर रखकर आराम करते रहती हैं तब गिल्लू बड़े प्रेम से उनके पास जाकर उनके सिर को अपने पंजों से सहलाता रहता। लेखिका को ऐसा लगता जैसे कोई परिचारिका उनकी देखभाल कर रहा हो। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक स्वतः नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक भी रहता। यानी गिल्लू जो था एक बहुत ही समझदार प्राणी दिख रहा है बच्चों। लेखिका के पास रहने के कारण गर्मी का मौसम था और वह लेखिका को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इस कारण वह रसोई घर में एक सुराही रखी हुई थी जिसमें पानी रखा जाता है। उसी सुराही पर वह बैठ जाता ताकि उसे कुछ ठंडक भी मिले और लेखिका के पास भी रह सके। लेखिका को लगता कि गिल्लू कितना होशियार है, वह न जाने कहाँ से यह सब उपाय खोज निकालता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने कुछ खाया न कुछ पिया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडी पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। बच्चों, गिलहरी की जीवन की अवधि 2 वर्ष की होती है, यानी गिलहरी 2 वर्ष तक जिंदा रहता है। अतः वह भी दिन आ गया बच्चों जब आज इस गिल्लू का अंत होने वाला था। उसने अपने झूले से उतरकर लेखिका के पास आकर उनके हाथों को पकड़कर चिपक जाता है। बच्चों, आज लेखिका को ऐसा एहसास हो रहा था कि गिल्लू के हाथ पैर जो थे, गिल्लू का बदन जो था वो ठंड पड़ रहा था। जैसे जिस अवस्था में वह प्रथम दिन गिल्लू को पाई थी उसी अवस्था में गिल्लू लग रहा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। हाथ पर ठंडे होने के कारण लेखिका हीटर का ताप देती है, हीटर की गर्मी देती है, लेकिन बच्चों सुबह होते होते वह गिल्लू दूसरे जीवन में चला जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। लेखिका कहती हैं कि उसके न होने पर वह उस झूले को उतार कर रख देती है और खिड़की का जाली बंद कर देती है, परंतु जाली बंद कर देने के बावजूद भी कुछ गिलहरियां वहां पर आकर चिकचिक किया करती थी और सोन जूही पर बसंत आया, यानी कि सोन जूही पर फूल आते ही रहते थे, पर गिल्लू नहीं था। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। यानी कि जब गिल्लू की मौत हो जाती है तब उस सोन जूही की लताओं के नीचे लेखिका महादेवी वर्मा
की वही समाधि बना देती है, यानी कि मिट्टी को खोदकर उसे वहीं गाड़ देती हैं। और जब सोन जूही की लताओं में फूल खिलता तब लेखिका को ऐसा लगता जैसे मानो गिल्लू खड़ा हो उन्हें पुकार रहा है। यह दृश्य लेखिका को बहुत ही संतोष देता है। बच्चों, आप देख रहे हैं नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अगर आप कहानी को समझ गए होंगे तो आप इस प्रश्नोत्तर को कर सकते हैं और या करने की कोशिश कर सकते हैं। कल हम फिर उपस्थित होंगे। जो भी समस्या होगी उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।